गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं काव्यखंड आरंभ कर रही हूँ। काव्यखंड का प्रथम चैप्टर है करवक। ठीक है, काव्यखंड बोलिए या इसे हम पदभाग भी कहते हैं। पदभाग या काव्यखंड एक ही है। तो काव्यखंड का लेसन 1 हो गया करवक। करवक पाठ के कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। करवक जो है यह काव्यखंड का प्रथम अध्याय है और करवक पाठ के लेखक हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में बताऊंगी, उसके बाद करवक पाठ आज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्लिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानते हैं। तो कवि परिचय मल्लिक मोहम्मद जैसी। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है वह 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था, यानी गांव में हुआ था। करवक पाठ के कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था। चूँकि गाँव का नाम जायस था, इसीलिए मल्लिक मोहम्मद जैसी के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, तो मल्लिक मोहम्मद जो है वह जैसी, इनके गांव का नाम क्या था? जायस। इनके गांव का नाम जायस था, इसीलिए ये जैसी के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्टकट में आप जैसी भी कह सकते हैं, मल्लिक मोहम्मद ना बोलकर जैसी भी आप बोल सकते हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के पिता थे मल्लिक शेख ममरेज। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के पिता कौन थे? मल्लिक शेख ममरेज। कहीं कहीं पर मल्लिक राजे अशरफ भी लिखा रहता है, आप किताब में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, मल्लिक राजे अशरफ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनके गुरु थे मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के गुरु थे सूफी संत शेख मोहिउद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। ये मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के गुरु थे। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी का जो बचपन जो है वह फ़कीर और साधुओं के बीच व्यतीत हुआ। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी अनाथ थे, इनके कोई नहीं थे। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे थे, यानी ये बाई आंख से अंधे, बाई आंख से देख नहीं सकते थे और बाई कान से सुन नहीं सकते थे। और ये देखने में भी मतलब सुंदर नहीं थे, रूपहीन थे। लंबे थे, देखने में काले थे, एक आंख से अंधे थे, एक कान से बहरे थे। लेकिन इन्होंने इतने काव्य की रचना किए हैं, इतने अच्छे काव्य की रचना किए हैं जितने 2 आंख वाला और 2 कान वाला भी अभी तक नहीं कर सका है। ठीक है, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का बचपन साधु और फ़कीरों के साथ व्यतीत हुआ। ये अनाथ थे, बाई आंख से अंधे और बाई कान से बहरे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने अच्छे कविता लिखे हैं जिनके सहारे आज वो अमर हो गए हैं। तो इनके द्वारा लिखा हुआ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह पद्मावत। पद्मावत इनके द्वारा लिखा गया कृति बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, तो पद्मावत जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी जी की सबसे प्रमुख रचना है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1492 ईस्वी में, यह अनुमानता है। और कहाँ हुआ था? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन हमारा हो गया जैसी का जन्म कहाँ हुआ। यह भी क्वेश्चन रह सकता है या यह भी रह सकता है कब हुआ। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव का बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से रिलेटिव भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मल्लिक मोहम्मद जैसी का मुख्य रचना क्या है, या पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, अखरावट किसके द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जो है अनेक रचना किए हैं, जिसमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा,
इतरावत, तो ये सब जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया मुख्य रचना है। इसमें सबसे मुख्य हो गया पद्मावत। ठीक है, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का निधन जो है अनुमानतः 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये तो होगा कवि परिचय। अब मैं आप लोगों को करवक के बारे में पढ़ाती हूँ। करवक, ठीक है, तो करवक क्या, यह कविता है। करवक कविता है और इस कविता के रचनाकार कौन हो गए, मल्लिक मोहम्मद जैसी। आपको एग्जाम में इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि करवक किसके द्वारा लिखा गया है, या रह सकता है करवक किसकी रचना है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचित कौन सा पाठ है, या जैसी जी की रचना कौन सी है। ठीक है, तो जैसी जी की रचना क्या हो गया, करवक हो गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। जैसे मैं लिख रही हूँ, करवक किसकी रचना है, तो करवक किसकी रचना है, मल्लिक मोहम्मद जैसी। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, नाम क्या है। तो जैसी जी के द्वारा जो रचित पाठ वो क्या है, करवक है। इसमें किसी को समझ में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको करवक के बारे में पढ़ाती हूँ। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी जो है वह करवक पाठ में 2 कविता का वर्णन किए हैं, मतलब 2 पद का वर्णन किए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। देखिए, तो करवक जो है, करवक में कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, प्रथम पद और द्वितीय पद। जैसा कि आप लोग बुक में देख सकते हैं, तो करवक जो है वह 2 पदों में बटा हुआ है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में जो है कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं, मतलब विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं। जबकि द्वितीय पद में कवि ने अपनी कृति का जो रचना लिखे हैं, जैसे पद्मावत हो गया, इतरावत हो गया, तो उसका मतलब उसका बड़ाई किए हैं, और उस कृति के द्वारा कवि जो है वह अमर होना चाहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि करवक पाठ, करवक का प्रथम पद का भावार्थ लिखिए, करवक पाठ का प्रथम पद का भावार्थ लिखिए। ठीक है, या एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, करवक पाठ का द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए। या आपको इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करवक पाठ का सारांश लिखें। मैं लिख रही हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहेगा, करवक पाठ का भावार्थ लिखिए। भावार्थ भी रह सकता है या आपको सारांश भी रह सकता है। ठीक है, इसके बाद इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करवक पाठ का प्रथम पद का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट भी रह सकता है या भावार्थ भी रह सकता है। ठीक है, भाव स्पष्ट करें, ठीक है, या भावार्थ लिखिए, कुछ भी रहेगा। ठीक है, भावार्थ लिखिए, भावार्थ लिखिए या भाव स्पष्ट करें। इस तरह से भी क्वेश्चन रहेंगे।
कर्वक पाठ का द्वितीय पद का भावार्थ लिखें। भावार्थ लिखें, भावार्थ लिखे या भाव स्पष्ट करें, एक ही हुआ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कर्वक पाठ का भावार्थ लिखिए, भावार्थ लिखिए या रहेगा सारांश लिखिए, तो इसमें आपको दोनों पद के बारे में लिखना है। मतलब मल्लिक मोहम्मद जैसी जी कर्वक पाठ में क्या बोले हैं, प्रथम पद में क्या बोले हैं, द्वितीय पद में क्या बोले हैं, दोनों पद के बारे में लिखना है। जैसे प्रथम पद दे दीजिएगा, प्रथम पद लिखना है, जो भी प्रथम पद बोले वो लिखना है। अगर द्वितीय पद लिखना है तो फिर द्वितीय पद लिख करके आपको वो लिखना है, ठीक है। तो अगर कर्वक पाठ का भावार्थ रहेगा या सारांश रहेगा तो इसमें दोनों पद के बारे में आपको लिखना है। लेकिन कर्वक पाठ का प्रथम पद का भाव स्पष्ट करें, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो वल्ली पर किसके बारे में लिखना है, प्रथम पद के बारे में लिखना है। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी प्रथम पद में क्या बोले हैं उन्हीं के बारे में लिखना है, वनली फॉर प्रथम पद के बारे में लिखना है। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे कि कर्वक पाठ का द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए, तो इसमें सिर्फ किसका लिखना है, द्वितीय पद का ही लिखना है, प्रथम पद का नहीं लिखना। ये नहीं कि द्वितीय पद का क्वेश्चन पूछ रहा है हम प्रथम पद का लिख देते हैं या प्रथम द्वितीय दोनों का लिख देते हैं, हमको ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। द्वितीय पद पूछेगा तो द्वितीय पद का लिखना है, प्रथम पद पूछेगा तो प्रथम पद का लिखना है, दोनों पूछेगा तो दोनों को लिखना है, ठीक है। यह आपको एग्जाम में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 5 नंबर का यह पूछेगा। और इसमें से प्रथम पद बहुत ही भिव्या क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्वक पाठ का प्रथम पद का भावार्थ लिखिए। तो प्रथम पद आप लोग बहुत ही अच्छे समझिएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कर्वक पाठ में मल्लिक मोहम्मद जैसी जी प्रथम और द्वितीय पद में क्या बोले हैं, क्या समझाए हैं। तो आप लोग किताब में देख सकते हैं, जैसा कि मैं कल आपको पंक्ति जो प्रथम पद का पंक्ति है, द्वितीय पद का पंक्ति है, वो पंक्ति लिख करके पंक्ति लाइन बाय लाइन कल समझाऊंगी। आज मैं प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों के बारे में बताती हूँ कि प्रथम पद में क्या बोले हैं, द्वितीय पद में क्या बोले हैं, दोनों को आज समझा रही हूँ सारांश के तरह, और कल पंक्ति लिख करके उसको समझाऊंगी। देखिए, तो जैसे क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कर्वक पाठ का भावार्थ लिखें या सारांश लिखें, तो इसका क्वेश्चन हमको इस तरह से लिखना है कि जैसे क्वेश्चन है प्रथम पद कर्वक पाठ का भावार्थ लिखें, तो सबसे पहले हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि कर्वक पाठ के कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं। कर्वक पाठ के कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं। कर्वक पाठ में कवि ने 2 पदों का वर्णन किए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। कर्वक पाठ में कवि कितने पदों का वर्णन किए हैं, 2 पद का वर्णन किए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है। तो प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं, कंपेयर किए हैं। जैसे कवि चांद को लेकर के अपना तुलना किए हैं, सोना को लेकर के तुलना किए हैं, आम को लेकर के तुलना किए हैं। क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि उनमें दोष है, उनमें बहुत ही दोष है। कवि का कहना है कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य और जितने भी मनुष्य और वस्तु हैं, पृथ्वी पर जितने भी वस्तु और मनुष्य है, सभी में अगर गुण है तो गुण के साथ साथ दोष भी है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उसके दोष को नहीं देखता है, गुण को ही देखता है। कवि में भी गुण है और कवि में भी दोष है। कवि में दोष क्या है, कवि में दोष यह है कि कवि एक आँख वाला है, वह दोनों आँख से नहीं देख सकता है। कवि एक कान वाला है, वह एक कान से ही सुन सकता है, दोनों कान से नहीं सुन सकता है। वह रूपहीन है, देखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है, देखने में वह काला है, और उसके शरीर पर जो है चेचक का धब्बा है, लंबा है, देखने में कुरूप है, सुंदर नहीं है। एक आँख से मतलब अंधा है, एक कान से काना है, देखने में सुंदर नहीं है, रूपहीन है। वह कुरूप होते हुए भी लोग जो है कवि के
कवि का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कवि ने इतनी सुंदर कविता का रचना किए हैं जितने 2 आँख वाला 2 कान वाला भी नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा करवक पाठ का भावार्थ लिखिए, तो इसका हम आंसर लिखेंगे करवक पाठ के कवि मौलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। करवक पाठ में कवि ने 2 पदों का वर्णन किए हैं। प्रथम पद में कवि विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं और हमें यह बताए हैं कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु और मनुष्य है, सभी वस्तु और मनुष्य में गुण के साथ ही साथ दोष भी है। तो कवि क्या कर रहे हैं, अब विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कवि अब क्या कर रहे हैं, चांद को वो ले रहे हैं। जैसे कवि जो है, तो कवि कहना है कि वह 1 आँख वाला है, कवि 1 आँख से ही देखता है, लेकिन उन्होंने इतनी सुंदर काव्य की रचना किए हैं जितना 2 आँख वाला भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, दोष है। दोष क्या है कि वह 1 आँख से देख सकता है, 2 आँख से नहीं देख सकता है, तो उसमें दोष है। तो जिस प्रकार अब क्या कर रहे हैं कि चांद का सहारा ले रहे हैं, चांद से कंपेयर कर रहे हैं कि चांद क्या है, चांद में भी जहाँ गुण है, गुण के साथ साथ दोष भी है। चांद में गुण क्या है कि चांद जो है वह प्रकाशवान होता है, प्रकाश फैलाता है, लेकिन चांद में दोष क्या है, तो चांद में काला धब्बा है। ठीक है, तो कवि का कहना है कि जिस प्रकार चांद कलंकित है, चांद में क्या है, काला धब्बा है, तो उसी प्रकार कवि भी चांद की तरह कलंकित है। वह 1 आँख से ही देख सकता है, दोनों आँख से नहीं देख सकता है। ठीक है, तो कवि का कहना है कि ईश्वर क्या किए हैं, तो उसे चांद का अवतार बना करके धरती पर भेजे हैं। जैसे लाइक अभी क्या कर रहे हैं कवि जो है, वह चांद से तुलना कर रहे हैं कि जैसा चांद है वैसा मैं हूँ। चांद में भी गुण है, चांद में भी दोष है, क्योंकि जो गुण यह है चांद प्रकाश फैलाता है, दोष यह है कि उसमें काला धब्बा है। तो कवि का मानना है कि वह चांद की तरह कलंकित है। जिस प्रकार चांद में काला धब्बा है, उसी प्रकार मेरे में भी काला धब्बा है। ठीक है, उसके बाद है अब कवि क्या कर रहे हैं, तो कवि का कहना है कि अब जो है वह आम को ले रहे हैं। अब आम को लेकर के वह कंपेयर कर रहे हैं कि आम में क्या है, आम में भी गुण के साथ साथ दोष भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, आम के गुण को देखते हैं, उसके दोष को नहीं देखते हैं। आम खाने में बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो लोग उसके सुगंध और स्वाद पर जाते हैं, उसमें क्या दोष है वह नहीं देखते हैं। जैसे अब अगर आप लोग आम को देखिएगा, तो आम का जो ऊपरी जहाँ पे डास होता है, नुकीला होता है, डंठल होता है, वहाँ पे सड़ा होता है। जब तक वह सड़ेगा नहीं तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा। तो कवि का कहना है कि आम में भी क्या है, दोष है, लेकिन लोग जो है उस दोष को नहीं देखते हैं। आम के स्वाद और सुगंध पर मोहित हो जाते हैं। कवि में भी दोष है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कवि के दोष को नहीं देखते हैं, कवि के गुणों को देखते हैं, कवि के गुणों को देखते हैं, कवि की कविता को सुनते हैं और कविता को सुन करके प्रसन्न होते हैं, अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कवि का कहना है कि समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है। समुद्र का पानी खरा होता है। समुद्र के पानी को हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। नमक ज़्यादा रहेगा तो हम उसको पी नहीं सकते, वह किसी काम का नहीं है। तो शंकर क्या किए थे कि शंकर ने जब त्रिशूल से सुमेर पर्वत पर, ठीक है, जब शंकर ने त्रिशूल से सुमेर पर्वत को नष्ट किए थे, तभी वह सोने का बनता है, वह बना। ठीक है, अब हम सोना को भी ले लेते हैं। तो कवि क्या किए, पहले चांद का सहारा लिए, उसके बाद आम को लिए, अब लीजिए सोना। तो प्योर सोना जो होता है वह बहुत ही लचीला होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब तक सोना में कोई वस्तु नहीं मिलाएंगे, कोई भी धातु नहीं मिलाएंगे, तब तक उस सोना का हम यूज नहीं कर सकते, उस सोना को हम नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, तो उसी पर जब तक सोना को जितना तपाएंगे नहीं, तब तक वह पूरा कड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो सोना में भी क्या होता है, तो सोना में भी दोष है।
अगर सोना में किसी किसी धातु नहीं मिलाएंगे तो वह सोना हमारा किसी काम का नहीं होता है। तो प्रथम पद में कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, सभी में गुण है, तो गुण के साथ साथ क्या है, दोष है। उसी प्रकार कवि में भी गुण के साथ साथ दोष भी हैं। लेकिन लोग जो है वह क्या करते हैं, कवि के दोष को नहीं देखते हैं, कवि के गुणों को देखते हैं। कवि का गुण क्या है कि कवि ने इतने अच्छे काव्य का रचना किए हैं जिसके कारण आज वो अमर हो गए हैं। और उनकी कविता को सुन करके, कवि की कविता को सुन करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद में कवि जो है अपनी प्रशंसा किए हैं। प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, अपनी प्रशंसा की हैं। या कह सकते हैं कि प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं। कौन कौन से उपमानों के सहारे तुलना किए हैं, जैसे चांद को लेकर के तुलना किए हैं। चांद में भी गुण दोष है, आम में भी गुण दोष है, सोना में भी गुण दोष है। ठीक है, तो प्रथम पद में इसका वर्णन किए हैं। अब हम आते हैं द्वितीय पद में। तो द्वितीय पद में कवि का क्या कहना। ठीक है, तो द्वितीय पद में, प्रथम पद में तो कवि अपना बड़ाई कर लिए। ठीक है, मैं कवि का कहना कि मैं एक आँख वाला हूँ, फिर भी इतना अच्छा काव्य का रचना किया हूँ जितना दो आँख वाला नहीं किया। मैं एक ही कान से सुनता हूँ, फिर भी मैं इतना काव्य का रचना किया, इतना सुंदर काव्य को लिखा जितना दो कान वाला भी नहीं किया। तो प्रथम पद में कवि अपना बड़ाई कर लिए। अब द्वितीय पद में क्या किए हैं कवि, जो रचना लिखे हैं, जो कृति लिखी हैं, जैसे पद्मावत, इतरावत, अखरावत, उसका वर्णन किए हैं। द्वितीय पद में कवि का कहना है कि वो जो कविता लिखे हैं उसके जैसा अभी तक कोई नहीं लिखा है। ठीक है, और कवि का यह भी कहना है कि वो जो रचना लिखे हैं तो उस रचना के द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आप करेगा कि करवक पाठ का द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे दीजिएगा। करवक पाठ के कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं। करवक जो है, करवक पाठ में कवि दो पदों का वर्णन किए हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय पद में कवि जो है, द्वितीय पद में कवि अपनी रचना या कह सकते हैं अपनी कृति का जो है बखान किए, वर्णन किए हैं या प्रशंसा किए हैं। द्वितीय पद में कवि अपनी कृति का बड़ाई किए हैं या प्रशंसा किए हैं और अपनी कृति के द्वारा अमर होना चाहते हैं। क्योंकि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है कि इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति आए हैं सभी काल क्रम में मारे गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी आया है वह हमेशा नहीं रहा है, आया है और गया है, मर मिट के चला गया है। लेकिन जो कुछ वह दे के गया है, ठीक है, वही जो मतलब कुछ दे के गया है वही रहता है, व्यक्ति नहीं रहता है। जैसे महात्मा गांधी थे, अभी नहीं है, वह मर मिट के चले गए, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा किए हैं जिसके कारण आज हम उनको याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को ही लीजिए, आज वो मर मिट के चले गए, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी है जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके उनको दो पल याद किए हैं। तो द्वितीय पद में कवि अपनी कृति के द्वारा अमर होना चाहते हैं। कवि को लगता है कि हम अगर मर जाएंगे, मर मिट के चले जाएंगे, तो उस कृति के द्वारा लोग उनको याद करेंगे। जब लोग उनको याद करेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। ठीक है, कवि का कहना है कि इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति का जन्म हुआ है सब आए हैं और काल क्रम में मारे गए हैं। कोई हमेशा इस पृथ्वी पर नहीं रहा है, लेकिन जिसकी कहानियाँ रह गई, जिसका यश रहा गया, ठीक है, जिसका प्रेम रहा गया, उसके कारण, जिसकी कीर्ति रह गई, उसके कारण व्यक्ति उसको याद करते हैं। जैसे अभी हम लोग राम भगवान का कहानी सुनते हैं, ठीक है, जैसे रामायण हम लोग पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, वो सब तो व्यक्ति जो भी थे, राम हो गए चाहे अर्जुन हो गए,
सभी का जन्म हुआ, सभी आज मर मिट के चले गए, लेकिन उन्होंने जो किया उसके कारण आज हम लोग उनको याद करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा ही करना चाहिए, चाहे देश के लिए हो चाहे समाज के लिए हो, ताकि अगर हम अगर कल दिन हम लोग मर भी जाते हैं तो व्यक्ति हमें 2 पल याद करें। ठीक है। तो कवि का कहना है कि इस पृथ्वी पर राजा रत्न सेन आए, रानी पद्मावती आई, ठीक है, अलाउद्दीन आया, ठीक है, सभी आए और कालक्रम में मारे गए। ठीक है, कोई जीवित नहीं रहा है, लेकिन जो राजा रत्न सेन और रानी पद्मावती का जो प्रेम था वह प्रेम उनका आज भी जीवित है। कविता जब कवि लिख रहे थे वह प्रेम के आंसू से रोए हैं। वो दोनों का जो प्रेम जो है उसकी वो बारे में हमें बताए हैं। ठीक है। उसके बाद कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मर जाता है लेकिन उसमें सुगंध रहती है, ठीक है, तो उसी प्रकार व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका यश जो है यश कभी नहीं मिटता है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय पद में कवि क्या किए हैं, अपनी रचना का बड़ाई किए हैं या अपनी रचना का बखान किए हैं। अब मैं कल आपको जो करवक पाठ का प्रथम द्वितीय पद है वह पंक्ति लिख करके लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।